हाँ तो सुनेंगे मेरे फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया से सब कुछ चल रहा होगा। मैंने कल आप सबको जो वीडियो मैंने टेंस का दिया हुआ था और मैंने आपको बताया कि एक एक करके पूरे टेंस का वीडियो आप सबको हम देने वाले हैं। तो मैंने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आप सबको को मैंने बताया था और इसमें सब मैंने क्लियर किया हुआ था कल की क्लासेज में कि कहाँ पर एस लगाएंगे, कहाँ पर एस लगाएंगे। जो फ्रेंड्स यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर परफेक्ट बेसिक नॉलेज चैनल यूट्यूब पर सर्च कर आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। ये सेकेंड वीडियो होने वाला है। ऐसे आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड का पूरे टेंस का वीडियो तो मैं बताया ही पहले ही कि देने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। टेंस में मैंने पूरे टाइप्स दिखाया हुआ था आप लोगों को। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने शुरू कर दिया हूँ। पीछे वाले जो वीडियो में बताया था वो अफर्मेटिव बताया था। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि किसी भी टेंस का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हो गया, तो क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं समझिएगा। मैं समय के अनुसार इसका टाइप टेंस का बताने नहीं जा रहा हूं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्या होती है वो बता रहा हूं। जैसे कि बहुत से उस दिन के क्लास में इसको बताया हुआ अफर्मेटिव दो में होता है निगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और फिफ्थ में होता है फोर्थ में होता है आपका WH सेंटेंसेस। अब कहिएगा कि WH सेंटेंसेस क्या होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब बस मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH सेंटेंस सबको मैं क्लासिफाइड करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने अफर्मेटिव को पहले कर चुका हूँ। अफर्मेटिव में हमेशा पॉजिटिव वाले सेंटेंस होता है, यानी नेगेशन वर्ड्स आपको नहीं मिल सकता है, वो सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं। जिस सेंटेंस में आपको नेगेशन यानी नेगेटिव वर्ड्स मिलता है वो नेगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा। तो अफर्मेटिव कर दिया हूँ, निगेटिव आज की क्लास में करने वाला हूँ, तो आप लोग इसको क्विकली नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होंगे आप लोग। आप लोग हेडिंग देंगे निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सच एज में वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, मैं घर समय पर नहीं जाता हूँ। आपने यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं नहीं लगा है तो निगेटिव हो गया। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान पहले वाले वीडियो में बताया हुआ हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे प्लीज जाकर देख लेंगे। और मैंने ये भी बताया हूँ कि इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं ना, तो उससे पहले आपको टेंस का अच्छी तरह से नॉलेज होना ही चाहिए। बिना टेंस के आप इंग्लिश के कोई भी टॉपिक को बहुत बारीकी से अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए टेंस को अच्छी तरह से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए पहले वाला वीडियो देखकर इस वीडियो को देखिएगा, तब ज़्यादा बातें समझ में आएगी। तो मैंने यहाँ ता हूँ, ता है, यहाँ भी ता हूँ लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंसेज हो गया। और नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंटेंसेज हो गया। अब एक चीज़ आप लोग नोट में कर लेंगे, और मैंने आप सबको पिछले वाले वीडियो में कहा था कि मैं नाम से ही बता देने वाला हूं कि किस टेंस का नेचर क्या है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है ना,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप इस बात को समझ लेंगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, डू एंड डज होता है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि निगेट हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए ना तो डू डज होता है। इसलिए नोट में यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू एंड डज। मैं क्या बता रहा हूं वो छोड़िए, मतलब कैसे डू डज वो बातें आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना, देखिएगा कैसे आपको बातें समझ में आने को है। आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू एंड डज, और मैं आपको ये बता दूं कि पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप जो भी सेंटेंस बनाने वाले हैं अफर्मेटिव को छोड़कर उसमें सब डू डज का प्रयोग करेंगे, और डू डज का प्रयोग होगा एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर में लिखता हूं, आप अब माइंड में ये बात को सेटअप कर लीजिए फॉर एवर, हमेशा के लिए, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको हेल्पिंग वर्ब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे डू एंड डज होता है। ठीक है, 100 बात की एक बात आप माइंड में सेटअप कर ले। इस बात को आप याद ही कर लें कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ए डू एंड डज। ओके, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा की पॉइंट जानिएगा, की पॉइंट क्या कहता है। की पॉइंट देखेंगे, की पॉइंट कहता है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, कंपटीशन के एग्जाम क्यों नहीं देने जाए, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम देने जाइए या आप कहीं भी किसी भी बुक में कहीं भी आप कुछ लिख रहे हैं ना, तो आप डू एंड डज के बाद यदि वर्ब का यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा मेरा फ्रेंड्स, आप हमेशा और हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से। जब भी आप सबको डू एंड डज के बाद वर्ब फॉर्म लगाना होगा तो याद रखिए हमेशा और हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ वर्ब वन आएगा। कभी भी दुनिया के किसी भी कोना में डू डज आप लिख रहे हैं उसके बाद वर्ब फॉर्म वन ही लगाइएगा। अब देखेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर करता है डू या डज, तो आई के साथ डू, हालांकि मैं उसको क्लियर करूंगा कि किसके साथ डू लगाएंगे किसके साथ डज लगाएंगे। पहले इसको आप बना दें, तो डू लगा दिए, उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है नोट लगाने के लिए, तो नोट लगाइए, उसके बाद डू डज आया है ना, नोट लगा दिए, उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे। तो वर्ब वन क्या है, रीड, आई डू नॉट रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, तो इंग्लिश है, बोलेंगे कैसे, आई डू नॉट रीड इंग्लिश, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। 2 नंबर देखेंगे आप लोग, 2 नंबर, मैं घर समय पर नहीं जाता हूँ, सॉरी एक मिनट, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो इसका सब्जेक्ट ही है, ही लगाएंगे। इसका मैं है तो इसका आई लगाएंगे, आई, और ही के साथ डज लगेगा, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है ना। मैं घर समय पर नहीं जाता हूँ, आई, और सब्जेक्ट उसके बाद डू लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नॉट, घर जाना का गो, आई डू नॉट गो टू हाउस ऑन द टाइम। मैं समय पर का इंग्लिश बताने वाला हूँ, आज के वीडियो में बता देंगे कि समय पर का इंग्लिश 3 होता है, कौन कौन से होता है मैं उसको बताने वाला हूँ। लेकिन कल की क्लास में मैंने आप सबको ये भी बताया था कि किसी सर्टेन पर्सन के पहले टू लगाते हैं। हाउस सर्टेन प्लस हो गया ना, हाउस आपका इधर से उधर नहीं हो सकता है ना, तो इसके पहले टू लगेगा। मैंने इस चीज़ को पहले वाले वीडियो में बताया हुआ, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद मैं आगे का बता रहा हूँ कि किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज लगेगा। बहुत चीज़ों की इसमें मैं व्याख्या करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग क्विकली इसको नोट डाउन करेंगे। तो देखेंगे हम आप सबको अभी कहे कि किसके साथ डू लगाएंगे किसके साथ डज लगाएंगे, तो मैंने नोट में लिखा हुआ, सुनेंगे ध्यान से बात को। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगल नंबर हो, इस बॉक्स में से यदि कोई आपका सब्जेक्ट मिलता है तो उसके साथ हम लोग डज लगाएंगे। ओके, फिर से सुनिए। अब दूसरा बात है,
यदि सब्जेक्ट आपको आई, वी, यू, दे या प्लुरल नंबर मिलता है तो उसके साथ डू लगाएंगे। सब्जेक्ट को पहचान लीजिएगा आप लोग। यदि इसमें से कोई सब्जेक्ट आता है तो डज, यदि इसमें से कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ डू लगाएंगे। और डू एंड डज के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वन होता है, इस चीज को याद रखेंगे। और मैंने बताया कि समय पर का इंग्लिश 3 होता है, एक ऑन द टाइम, इन द टाइम, एट द टाइम, ये 3 इंग्लिश होता है। आप तीनों में से कोई भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। यदि तीनों में से कोई यूज करते हैं तो थोड़ा सा मतलब बदल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में यूज कर रहे हैं। यदि आपने ऑन द टाइम लगाया तो इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपको 4 बजे आना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो है 4-5 मिनट इधर उधर लेट आ रहे हैं। यानी 4 बजे आपको आना है तो हो सकता है कि आपने 3:55 में या 3:50 में पहुंचा, ठीक है, पहले ही आ गया। या ये हो सकता है कि 4:10, 4:05 में पहुंचा, 5-10 मिनट इधर उधर होता है, इसका मतलब ऑन द टाइम लगाएंगे। लेकिन यदि आपने एट द टाइम लगा दिया तो यानी कि आपको समय कितना था जाने का, 4 बजे। तो एट द टाइम लगा के यदि आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने या तो 4:02 में गया या तो 3:58 में, यानी 1-2-3 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। लेकिन आपने इन द टाइम लगाकर यदि बोल दिया कहीं पर, यदि इन द टाइम समय पर के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट 4 बजे ही पहुंचा, ठीक है ना, समझिएगा। यदि जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं समय पर स्कूल जाता हूं तो मैं बोलता हूं आई गो टू स्कूल ऑन द टाइम, तो यानी 5-6 मिनट 10 मिनट इधर उधर होता है, ऑन लगाया, इसका मतलब ये होगा। लेकिन कोई बोलता है आई गो टू स्कूल एट द टाइम, तो इसका मतलब होता है कि 2-3 मिनट में इधर उधर जाता हूँ। लेकिन जय ही मैं बोल दिया कि आई गो टू स्कूल इन द टाइम मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल एक्यूरेट मैं 4 बजे ही पहुंचता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस प्रकार से बोल रहे हैं। किसी के सामने इन द टाइम लगा कर बोल रहे हैं तो समझने वाला ये समझेगा कि आप एक्यूरेट टाइम पर ही आ रहे हैं। तो और ओवरऑल तीनों में से कोई इच्छा तो आप लिखेंगे, क्योंकि डिपेंड आप पर करता है, ठीक है। अब देखेंगे डू डच के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। मैं कुछ हिंदी वाक्य लिख दूं। वह नहीं पढ़ती है, छोटी छोटी, नहीं पढ़ती है। मैं नहीं खेलता हूँ, सबके अंत में ताती आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को जो स्ट्रक्चर बताया हूँ कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, तो बताएंगे। पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी। तो आपको सोचना होगा कि यह स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा था कि सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद डू एंड डज। तो आपको कंफ्यूजन होता होगा डू डज क्या क्या लगा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ हूँ। बताइए सब्जेक्ट सी आया, इस बॉक्स में से आया कि इस बॉक्स में से आया? आप कहिएगा सर इस बॉक्स में से आया। तो इस बॉक्स में से आया तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या दिया है, डज लगाने के लिए, तो डज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर करता है नोट लगाइए, तो चलिए नोट लगा देते हैं, ओके। उसके बाद कर रहा है वर्ब वन, क्योंकि डू डज आया है तो यदि कोई वर्ब आता है तो वर्ब वन लगाएंगे। एक ही पॉइंट है जी किसी भी एग्जाम के लिए। तो सी डज नॉट, वर्ब वन क्या होगा, पढ़ना, वह नहीं पढ़ती है तो रीड, सी डज नॉट रीड। दो में मैं नहीं खेलता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ डू या डज, तो कहिएगा सर आई तो इस ग्रुप का है तो इसलिए आई के साथ डू लगाएंगे, बिल्कुल। और उसके अंदर स्ट्रक्चर करता है नो, और खेलना का वर्ब वन लगेगा ना, आई डू नॉट प्ले, ओके। अब देखेंगे मैं आपको 3 नंबर फिर इन द ब्लैंक्स दे रहा हूँ, आपको बताना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ नॉट प्ले इन द फील्ड, आप फील्ड में नहीं खेलते, इसमें आपको फिलअप करने के लिए दिया जाएगा डू एंड डज। फोर्थ में देखेंगे 1 2 3 4,
फोर्थ में दे रहा हूँ सी नॉट स्पीक इंग्लिश। इसमें आपको दे रहा हूँ डू एंड डज। तो और एक और मैं लिखता हूँ दे नॉट गो टू स्कूल ऑन द टाइम। इसमें भी डू एंड डज। तो आप सोचेंगे मैंने इसमें फिलअप करने के लिए दिया हूँ डू एंड डज, सब में डू एंड डज दिया हूँ, तो आपको बताना है किसमें डू एंड डज। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट पर कंसीडर करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू इस कैटेगरी का है ना, तो इस कैटेगरी का है तो इस कैटेगरी से अकॉर्डिंग डू लगाएंगे। सी किसमें का है? इस बॉक्स में का है ना, तो इस बॉक्स के साथ तो इसमें क्या लगेगा? डज लगेगा या नहीं लगेगा। डी किसमें का है? इसमें का है कि इसमें का है? तो आप कहेंगे इसमें का है सर यहाँ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या तो बताइए डू या डज? आप कहेंगे डू लगेगा। बात समझे कि नहीं समझे? फिर मैं ओवरऑल आप सबको इस बात को बता दूं कि इसमें से कोई भी सब्जेक्ट पाते हैं तो उसके साथ डज, इसमें से कोई सब्जेक्ट पाते हैं तो उसके बाद उसमें डू लगाएंगे। और डू डज के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब वन होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, हमेशा और हमेशा वर्ब वन करता है। सो प्लीज राइट डाउन दिस। तो देखेंगे मैंने आप सबको अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको नेगेटिव पढ़ा दिया हूँ। अब इंट्रोगेटिव मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तो क्या होता है? डू डज। इसको याद रखना है। और डू डज के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है? तो हमेशा वर्ब वन होता है। बस दो चीजें याद रखना है। आप मैंने बताया उन्हें कि आप टेंस के नेचर से ही जान जाएंगे क्या क्या उसका होने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तो डू डज, और आने वाला वर्ब डू डज के बाद हमेशा वर्ब वन होता है। आप यहाँ आएंगे, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या वह घर समय पर जाती है, ता हूँ ती है, इन हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और यदि जो सेंटेंस जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सुनिएगा, जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि क्या लग जाता है, जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि क्या लग जाता है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। कोई भी सेंटेंस हो, यदि क्या लगा दिए तो आपका वह इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है ना? तो यहाँ क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। यानी क्वेश्चन मार्क्स को दूसरा नाम क्या है? नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। मैंने स्ट्रक्चर लिखा हूँ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। मैंने कहा था ना आप लोगों से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको जहां भी देखें उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, डू डज होता है। और आने वाला वर्ब डू डज के बाद देखिए वर्ब वन लिखा हूँ। आप पूरा इस चीज को समझ लीजिए ना कि डू डज के बाद दुनिया के किसी भी जगह पर यदि आप वर्ब यूज कर रहे हैं ना तो उसके बाद हमेशा वर्ब वन लगाइएगा। होलसेल रेट वाली बात बता रहा हूँ, होलसेल रेट वाली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी भी। ठीक है ना? डू डज के बाद लगाना हो तो वर्ब वन लगाइएगा। तब देखेंगे मैंने नोट में लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ क्वेश्चन मार्क्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना हमेशा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। ठीक है ना? इसी का दूसरा नाम है नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। आप फॉलो दी रूल, फॉलो दी स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या करता है? डू एंड डज लगाने के लिए। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट पर जाएंगे, सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के साथ अभी बताया ना क्या लगेगा? तो डू लगेगा। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन वो आप छोड़िए। मैंने आप सबको जो बॉक्स दिया हूं ना उस बॉक्स में से इधर वाला में कोई मिलता है तो डज,
और इधर वाले जो बॉक्स मैंने बताया हूँ उसमें से कोई मिलता है तो डू लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आई जो है ना उसी में का है, तो उसके साथ डू। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आई लगाएंगे, ठीक है ना। तो डू आई, उसके बाद वर्ब वन, तो वर्ब क्या है इसमें लिखना, तो डू आई राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो डू आई राइट ए लेटर, ये हो गया। बिल्कुल आसानी तरीका से आप बना सकते हैं। फिर क्या, वह घर समय पर जाती है, तो अब बताइए सब्जेक्ट क्या है, वह जाती है, स्त्री हो गई, तो सी लगेगा, और सी के साथ डज, डज सी। उसके बाद डज आया है, बहुत बार जानते हैं एग्जाम में क्या कर देता है, यहीं पर दे देगा वर्ब फॉर्म लगाने के लिए कि लगाइए, तो अधिकांश बच्चे क्या कर देते हैं, इसको गलत बना देते हैं। लेकिन मैंने आपको की पॉइंट दिया हूं ना कि डू एंड डज के बाद हमेशा वर्ब वन लगाइएगा, मैं पहले बता दिया हूं, ठीक है ना। तो डज है, सी है, मैं क्वेश्चन दूंगा आप सबको, डज सी, वर्ब क्या है, जाना, तो गो टू हाउस, क्योंकि हाउस सेटल प्लस, सो बिफोर दैट यू कैन ईट टू प्रीपोजिशन, सेटल प्लेस है इसलिए इसके पहले आप टू लगाएंगे। तो डज सी गो टू हाउस, और समय पर का ऑन द टाइम। आप चाहते हैं कि सर ऑन द टाइम के जगह पर हम लोग एट द टाइम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहते हैं कि सर इन द टाइम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। डज सी गो टू स्कूल इन द टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। डज सी गो टू हाउस, डज सी गो टू हाउस एट द टाइम, वो भी बोल सकते हैं। एट द टाइम, इन द टाइम, ऑन द टाइम, तीनों में लगाकर बोल सकते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं आप सबको, क्वेश्चन कि मेरे बातों को आपने क्या समझा, बातों से। डज सी ए लेटर, सॉरी, डज सी, यहाँ उर्दू लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर देता हूँ स्पीक, स्पीक्स, स्पीकिंग, ठीक है। यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन, यहाँ पर भी। फोर्थ नंबर में डू दे टू चर्च, यहाँ पर मैं देता हूँ गो, गोइंग, गोज या गो। अब समझ लीजिए बात को जी, मतलब बहुत मेरे ऐसे दोस्त फ्रेंड हैं लोग, स्टूडेंट्स हैं लोग कि जो इसको गलत कर देते हैं। इसमें सोचने लगते हैं कि यहाँ सी है ना, तो इसमें एस्पिक्स लगा देते हैं, बहुत लोग स्पीकिंग लगा देता है। यहाँ दे है ना, तो इसके साथ गो लगा देता है, या गोइंग लगा देगा, गोज लगा देगा, गो लगा देगा, कुछ भी, गो, गोइंग, गोज। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, एक ही को दो हो गया। लेकिन मैंने आप सबको क्या बताया, क्या बताया कि डू डज के बाद हमेशा हमेशा वर्ब वन लगाएंगे। तो बताइए स्पीक क्या है, वर्ब वन है, स्पीक्स क्या है, वर्ब फाइव है, स्पीकिंग क्या हो गया, तो D4 हो गया। तो बताइए यहाँ डज लगा है ना, तो डज के बाद आप लोगों को मैंने कह दिया कि वर्ब वन, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें से स्पीक। बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है, डू डज आता है तो आने वाला वर्ब वन, तो क्या हो जाएगा, डज सी स्पीक उर्दू। चलिए इसमें आइए, डू लगा है ना, इसमें जो वर्ब वन होगा उसी को लगाएंगे। गो क्या है, वर्ब वन है, गोइंग क्या है, V4 है, गोज क्या है, V5 है, तो क्या लगेगा, गो लगेगा। तो डू दे गो टू चर्च, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। सुनिए, मैंने आप लोगों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया, और साथ में मैंने उसकी नेचर बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू एंड डज होता है, और डू डज के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वन होता है। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, ठीक है ना। और अब भी मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है, और अंग्रेजी में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। यही कारण है कि हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज पहले आ जा रहा है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हमेशा पहले आता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक खासियत क्या है कि हमेशा नोट ऑफ इंट्रोगेशन से एंड होगा। नोट ऑफ इंट्रोगेशन दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। तो मैंने यहाँ आप लोगों को 3 होमवर्क दिया। आप लोग क्या करेंगे, इसको अपने कमेंट बॉक्स में जाकर यूट्यूब जो देख रहे हैं वहाँ पर आप कर देंगे और मुझे सही सही आंसर बताएंगे किसका क्या आंसर होगा। पिछले वाले वीडियो में कमेंट जो आया है अधिकांशों लोगों ने सही आंसर दिया है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। उन लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, संतुष्ट हूँ कि लोगों ने बात को मेरा समझा है और सही सही आंसर दिया है। आप लोग भी ना अपना थोड़ा सा तो समय लगेगा जी, आप लोग कमेंट कर दीजिए किसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है ना। और साथ में पिछले वाले वीडियो में तो आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। केवल ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए ही बना रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को लाइक करते हैं ना थोड़ा सा एक आदमी एनर्जेटिक हो पाता है। लेकिन मैं बता दूं कि मैं टीचमेंट पे भी पढ़ाता हूँ, आप लोगों को वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर पेड बैच पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी यूट्यूब पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप सबके लिए ही पढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सके, जो दूर दराज स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझसे पढ़ सके, ज्वाइन कर सके, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ हम्बल है, आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मस्ट बी सब्सक्राइब माई चैनल and as more as possible must be share my video. Okay, so thank you for watching, have a nice time for it, goodbye everyone.